ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે ટૂંક સમયમાં આપણે મળવાનું છે ઓફલાઈનમાં. આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં છઠ્ઠો પાઠ લઈએ છીએ. मेरी बीमारी श्यामा ने ली. मेरी बीमारी श्यामा ने ली. लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन का परिचय दे तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया. अनेक कवियों में बच्चन जी एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी. उनकी कृतियाँ हैं मधुशाला. बच्चन जी को इतनी शोहरत इस पुस्तक से मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था. लोग बड़ी संख्या में उसे सुनने के लिए उमड़ते थे. उन्होंने पीएचडी भी किया. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अप्रतिम कार्य किया. उनको पुरस्कार भी मिले. सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से उसे सम्मानित किया गया था. यह एक आत्मक्यांश है. क्या है? आत्मक्यांश, अंश, आत्मकथा जैसा, क्योंकि ये उनकी स्टोरी है. उन्होंने अपनी पत्नी से लेकर अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है. श्यामा लेखक हरिवंश राय जी की पत्नी है. हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और उनकी अमिताभ बच्चन की माता का नाम है श्यामा. यहाँ पर हम अमिताभ बच्चन को एक तरफ रख देते हैं और लेखक कवि के स्वरूप में हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी श्यामा को लेकर उन्होंने अपने जो अनुभव प्रस्तुत किए हैं वे बड़े दर्दनाक प्रस्तुत किए हैं. बराबर. ये इस कहानी में यहाँ पर उनकी संवेदनशीलता, भावुकता प्रकट होती है. जैसे हरिवंश राय जी की आत्मकथा ही हो वैसे अपने संस्मरण को रोचक ढंग से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है. वे इस अंश को याद रखना चाहते हैं. यहाँ पर जो शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये उनका विषय वस्तु है, मेन हेतु है अपनी इस आत्मकथा का. हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी है श्यामा. यहाँ पर ये बताया गया है कि हरिवंश राय बच्चन अपने जीवन में कौन से कार्य करते रहे, उनके कार्यकाल में उनको कैसी बीमारी हुई. उस बीमारी को लेकर उसकी पत्नी ने
अपनी बीमारी छुपाते हुए पति की सेवा की और सेवा करते करते श्यामा यहाँ तक बीमार पड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच का जो हिस्सा है, बातें हैं, यादें हैं, ये हरिवंश राय बच्चन इस आत्मकथा में लिखते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुर्लाने वालों में से नहीं था। बहुत बातें सीखने को मिलती है यहाँ पर। कई लोगों को अपनी बीमारी कम बीमारी है, ज़्यादा बीमार नहीं है, बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी या थोड़ा सा बुखार होता है या थोड़ा सा जुकाम होता है तो बार बार लोगों को बताते हुए अपनी बीमारी को बड़ी बना देते हैं। अपनी बीमारी को वे लोगों से कहते रहते हैं ताकि दूसरा फ़ायदा क्या हो कि उनसे जो काम करवाना है तो वे कोई उसको काम नहीं देगा। काम से भागने का ये अच्छा बहाना है। जैसे आप लोगों को भी कभी कभी आपसे गुरुकार्य मांगते हैं तो आप बीमारी का बहाना बना देते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, बच जाते हैं आप। अच्छा बहाना है ना। पर यहाँ पर इतनी हिम्मत करके हरिवंश राव बच्चन ने कहा है कि मुझे जो बीमारी होती है मैं लोगों से बार बार नहीं कहता। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति निर्भय था। बीमारी अगर शरीर में प्रवेश कर चुकी है तो करने दो, साथ साथ दवाइयाँ होगी, पर काम से हमें भागना नहीं है। लेखक यही करना चाहते हैं। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। सुन लीजिए आप भी, बीमार होना अपराध है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के रास्ते पर जाने वाले हरिवंश राव बच्चन ने भी यही कहा, यही अपने जीवन में अपनाया कि बीमार होना अपराध है। हमें अपना इतना तो ख्याल रख सकते हैं कि हम छोटी छोटी बीमारियों से दूर रहें। कई लोगों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आज मेरा तो सर दुख रहा है, आज मुझे हाथ पैर दुख रहे हैं, आज मुझे गले में दर्द है, आज मुझे बुखार है, आज मुझे जुकाम है। एक दिन ऐसा नहीं छोड़ते जिस दिन उसको वे बीमार ना हो। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे। कई लोगों को आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पर लगता ही नहीं कि वो कहीं बीमार है, बीमार होते हुए भी वे बीमार नहीं लग रहे हैं। तो बीमार होना अपराध है, अपराध यानी गुनाह है। हमें बीमार नहीं रहना चाहिए। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हमें स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गए। गांधी जी के मार्ग पर वे चले, अपनी बीमारी के प्रति बेफिक्र रहे और वे जीवन में आगे बढ़ते रहे। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जुकाम हो गया था, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए मैंने गृह कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया है। आप लोग जैसे बहाने बनाते रहते हैं यहाँ वहाँ सभी जगह पर, तो ये बहाने नहीं बनाने चाहिए। लेखक का यही कहना है, अगर बहाने बनाए तो उसे और दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता और भी अपने से काम लेता। सर्दी है, वैसे पड़े नहीं रहना चाहिए बिछौने पर, खाट पर। हमें काम तो करते ही रहना चाहिए। बीमारी अगर सर्दी है तो सर्दी का काम करेगी, हम दवाई लेंगे, मिट जाएगी, नहीं मिटेगी, कुछ भी हो सकता है, पर काम नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे यहाँ पर लेखक वही कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि भरे बुट यानी बहुत ही बुखार,
में भी अपने रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। रात का समय है, बुखार है, फिर भी मैं ट्यूशन पर रात के समय पे भी जाता था। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश में आ जाता और पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? समझ रहे हो ना? जिसके जीवन में संघर्ष है, रोटी के लिए पैसे कमाने हैं, तो उसे बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है। बीमारी क्या है? अमीरों की हरमज़दगी, यानी उनका बैलेंस है, क्योंकि वे ही बीमार पड़ सकते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में आ जाते हैं। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक है, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता है, जिसमें पिघल कर मेरा हृदय ढलता है। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव और कल्पना को उबाल देकर उच्छलित करती है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार बदन छोकर तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। लेखक थे ना, लिखते समय उनको बहुत बुखार होने पर भी बुखार उनके रास्ते में बाधा नहीं बनता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल हो जाते थे, सरल हो जाते थे। कोई मेरा बदन छूकर भी कहता था कि तुम्हें तो बहुत बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग की एक अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग एक लेखक है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लेखक ने पढ़ा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। यानी कोई भी बीमारी अपने काम में बाधक नहीं बन सकती। बुखार में कम लिखने की तो मुझे याद ही नहीं है। अगर मैं बीमार हूँ तो उस समय जो मैं काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो कहानियाँ और अच्छे लिख सकता था मैं, और ज़्यादा काम करता था। वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया था कि अपनी दो चट्टानें कहानी है। दो चट्टानें की सबसे बड़ी कविता है सात्रम नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टानें अथवा सिसफक्स बर्क्स हनुमान, ऐसी उनकी एक कहानी है। मैंने प्लूरसी में पढ़े लिखे थे। प्लूरसी क्या है? प्लूरसी मतलब दांतों की एक बीमारी है। प्लूरसी दो कहानियाँ लिखते समय उसमें उस लेखक को दांतों का दर्द था, उनकी बीमारी थी, जिसे हम प्लूरसी कहते हैं। जिसे कहते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफसा में पानी भराई जाओ। उस समय उन्होंने दो कहानी लिखी थी, दो चट्टानें और सिसफक्स बर्क्स हनुमान। जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद में से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार आखिर कितने दिन चलता है? विश्राम तिवारी उनके मित्र हैं, कहा करते, मार के पीछे भूत भागे, ये कहावत है।
मार के पीछे बुधवारी। मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। उसका मतलब और भी होता है, मतलब तो वही है। हाँ, निर्लज और दुष्ट व्यक्ति मार खाए बिना सीधे नहीं रहते। तो मैंने इस प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री यानी बेचना, किताबें बेचते थे ना लेखकर, बिक्री अभी नियमित नहीं रही थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, कर्ज यानी ऋण देવું। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई भी आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना न होता था, बीमारी बढ़ गई थी। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता, बुखार का नमूना तो वही था। सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री बुखार रहता था। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक ये भी एक बीमारी है, जिसे हम कहते हैं તપેલિક। લખજો 2-3 શબ્દો નોટમાં। તપેલિક यानी टीबी। तपेदिक दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती गई, धीमी खांसी, कभी कभी धीमी खांसी। शौकिया दवा बांटू यानी दवा बांटने वाला, शौकिया यानी वैद्य। एक होम्योपैथिक कर रहा था, होम्योपैथिक। अभी एक दवाई है, उसका अलग से डॉक्टर होता है होम्योपैथिक का। कभी कभी सोचता था मुझे तपेदिक हो गया है, हो तो गया तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते की बात नहीं थी। ये भी मुहावरा है, अपने बूते से बाहर होना, ये मुहावरा है। बूते से बाहर होना। बाहर होना, इसका मतलब है शक्ति न होना। इतने तो पैसे नहीं कमा रहे थे कि वे एलोपैथिक दवा करवाएं। एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाई, एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी? जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, उस समय श्यामा भी बीमार थी, पर वे बीमारी छिपा रही थी, क्योंकि दोनों ऐसे बीमार पड़ गए तो एक दूसरों की सेवा करना मुश्किल हो जाएगा। पर लेखक को यही लग रहा था कि श्यामा की बीमारी मैं ले रहा हूँ,
बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? ये पति पत्नी का मामला है, जिसने पिछले 6 सालों से 1 महीने में ज्वर मुक्ति नहीं पाई थी। वे भी तो 6 महीने से बीमार थे, पर श्यामा को बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। इसके अतिरिक्त मेरी श्यामा का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किया जाता था। गर्मी में तो कभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊँ, यानी जांच करवाऊँ। मैंने टाट मटोल की मतलब बहाने बनाया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ये भी मुहावरा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना। ब्रह्मास्त्र छोड़ना। अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। जैसे हर पत्नी अपने पति से ये ब्रह्मास्त्र छोड़ती है, उन पर कसम दिलवाती है, या वे भूखा रहना चाहती है अगर उन्होंने कुछ जो कहे जाने पर कोई काम नहीं किया या बातें नहीं समझी तो उस श्यामा ने क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मैं जब तक अपने डॉक्टर को नहीं दिखलाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र को तो मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण है, क्षय टीबी। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया था? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के साथ ही विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला। ये कविता का 2 पंक्तियाँ हैं। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के वाक्य में वैधव्य लिखा था? वैधव्य। ऐसी कई बातें सोची उन्होंने। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दे, स्कूल छुट्टी ले ले, ज़्यादा लो तो बगैर तनख्वाह लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्चा। शालिग्राम इनका छोटा भाई था, केवल अपनी तनख्वाह पर के बल पर घर नहीं चला सकते थे। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में नहीं होंगे। महंगी महंगी दवाएं आएगी, किताबों की आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज बढ़ जाएगा। ये सारी चिंताएं लेखक को सताती थी। कैसा संघर्ष था लेखकों के जीवन में। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे मैंने पल भर का अनुभव किया हो कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिता धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। क्या होता है संघर्ष जीवन का, कैसी कैसी घटनाएं होती है जीवन में। बीमारी हमें क्या करवाती है, जैसे लेखक बड़े संघर्ष में जी रहे थे।
और अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई संघर्ष आए, बीमारी नहीं, संघर्ष आए, तो आपको डटकर लेखक की तरह सामना करना पड़ेगा। यही सीख हमें इस गद्य से मिलती है। आज का ये पहला लेक्चर मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्कार।